नमस्कार दोस्तों। मैं कुमार गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल प्री टीचर पे स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा है जीन पियाजे जी के ऊपर। जीन पियाजे जी जो अपने संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं उसके लिए विख्यात हैं। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानने के पहले हमें यह जान लेना होगा कि संज्ञान क्या होता है। हम अक्सर कभी कभी कहते हैं ना लोगों को कि क्या तुमने उसका संज्ञान लिया, यानी उसकी जानकारी ली। तो संज्ञानात्मक विकास है अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उससे सीखने के ऊपर। तो जीन पियाजे जी का यह सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का है उसके प्रतिपादक जीन पियाजे जी हैं। और जीन पियाजे जी कभी कभी पूछा जाता है कि किस देश के निवासी थे। तो जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी। ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसका आधार ही संज्ञान है, कॉग्निटिव है। तो जीन पियाजे जी ने इस विकास की जो प्रमुख प्रत्यय बताए हैं उन प्रमुख प्रत्ययों में जो सबसे पहला प्रत्यय है वह है अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन को जानना बहुत ही आसान है। अनुकूलन क्या है? किसी भी परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को शारीरिक या मानसिक रूप से ढाल देते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? अनुकूलन की प्रक्रिया, एडेप्टेशन कहलाती है। तो जीन पियाजे जी ने अनुकूलन को भी दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग है आत्मसातकरण और दूसरा भाग है समायोजन। आत्मसातकरण क्या है? आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को, अपने जो पहले सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण लेते, एक बच्चा एक बिल्ली को देखता है। वो देखता है बिल्ली के 4 पैर है, उसके आकार को देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, और उसको जब बताया जाता है यह बिल्ली है तो उसके दिमाग में वह बात बैठ जाती है कि यह बिल्ली है। लेकिन वो जिस बिल्ली को देखता है हो सकता है उस बिल्ली का रंग काला हो, और वो जब कभी दूसरी बिल्ली को देखता है जो कि सफ़ेद है, उसके हाव भाव, उसके आकार, इन सब को देख के वो समझ जाता है कि यह क्या है, दूसरी बिल्ली है। तो इससे क्या होता है, उनके भीतर ये आत्मसातकरण की प्रक्रिया होती है कि रंग बदलता है। कभी कभी किसी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, रंगों का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं होता, लेकिन रंग बदलने पे भी वो जानवर को पहचान जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। अगली जो प्रक्रिया है, जो भाग है अनुकूलन की, वो है समायोजन, जिसमें हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को क्या करते हैं या योजना में परिवर्तन लाके वातावरण के अनुसार तालमेल बैठाते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान क्या करता है, वो एक जानवर देखा 4 पैर होते वो चलता है, मान लिया बिल्ली एक जानवर है। उसी तरह वो कुत्ते को देखता है तो वो कुत्ते को भी जानवर की कैटेगरी में क्या करता है, वो थोड़ा बदलाव करता है अपने विचार को कि ये केवल बिल्ली नहीं है, एक जानवर भी, और कुत्ता नहीं है, जानवर। वो सिमिलरिटीज को ढूंढता है और उसके अनुसार अपने विचार को बदल लेता है। जीन पियाजे जी ने जो अगला प्रत्यय कहा है वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। ठीक है, तो इसमें एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता बच्चों में विकसित होती है। ये ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें बच्चा क्या करता है, एक समस्या को अलग अलग तरीके से उसका समाधान ढूंढता है या उस समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। इसमें क्या होती है, इसका उदाहरण हम लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को कुछ खरीदना हो या टॉफ़ी ही चाहिए, एक उदाहरण के रूप में ले, तो बच्चा क्या करता है, पहला तो अपने मम्मी पापा से बोलता है मुझे टॉफ़ी चाहिए, जिद करता है। वो कभी कभी जिद कर लेता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। दूसरा, वो कभी पैसे मांगता है, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ खरीदना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे खरीदना है। कुछ खरीदना, बताता नहीं है क्या खरीदना है। हो सकता है मम्मी पापा उसको ना दे टॉफ़ी के नाम पे, कभी कभी वो बता भी देता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि वो अलग अलग तरीके से उस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। तो यह विकेंद्रीकरण का उदाहरण हो सकता है। जो अंतिम और तीसरा प्रत्यय है जीन पियाजे जी के अनुसार, वह है साम्य धारण, जिसे हम संतुलन भी कह सकते हैं। तो ये साम्य धारण क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन जो हम पहले पढ़े हैं ना,
दोनों के बीच संतुलन करता है, यानी पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ता भी है और पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में बदलाव करके समय के अनुसार ढलता भी है, परिस्थिति के अनुसार। तो जब ये दोनों क्रिया समान रूप से चलती है ना, तो इसे हम कहते हैं साम्य धारण। अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो है जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा। ये 4 भाग क्या क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं के बारे में बात करने के पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इन अवस्थाओं को एक समय काल के अनुसार बांटा है कि कोई 0 से 2 है, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक, 2 साल से 7 साल तक, 7 साल से 11 साल तक और 11 साल से बाद या 15 साल तक। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो समय काल है कम या अधिक हो सकता है, लेकिन यह जो सीक्वेंस है, क्रम है, जो ये क्रम नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं होता कि बच्चा के सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक चीजों को अवस्था में चला जाए, बाद में संक्रियात्मक में जाए या संवेदी में जाए या मूर्त में। ये जो क्रम है ये क्रम नहीं बदलता, बल्कि वो अवधि बदल सकती है। तो जीन पियाजे जी ने जो पहली अवस्था कही है, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज, इसके लिए जो काल अवधि उन्होंने मानी वो अवधि क्या है, समय काल जो अवधि क्या है, वो कहते हैं जन्म से लेके 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये बच्चे की संवेदी पेशीय अवस्था होती है। वो संवेदी अंग और अपने पेशियों के माध्यम से, हाथ पैर के माध्यम से वो बच्चा क्या करता है, चीजों को सीखता है अपने पेशियों से और संवेदी अंगों से। संवेदी अंग आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से वो चीजों को सीखता है, जानता है। तो इस अवस्था में बच्चे इन माध्यमों से सीखते हैं। दूसरा क्या होता है, तीसरी बात जो है इसमें कि इस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चों में। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं, परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बात होती है, ये क्या है, वस्तु अस्थायित्व क्या है। तो इसमें बच्चे जो होते हैं उनके जो खिलौने होते हैं, इनको उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी बच्चे को आपने कोई खिलौना दिया, अगले दिन आप उस खिलौने को छुपा दीजिए, बच्चा वो खिलौना ढूंढेगा, क्योंकि वो खिलौना जब उसे मिलता है ना, तो वो उसके जीवन के अंग के रूप में हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था की एक और खासियत है कि बच्चे जिन वस्तुओं को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उनके लिए वही उनका संसार होता है, उनके लिए वही वस्तु अस्तित्व रखती हैं, और जिनको वो नहीं देखते वो उनके लिए अस्तित्वहीन होता है। जैसे आप किसी बच्चे को ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो उसने कभी नहीं देखा, तो वो वस्तु या वो चीज या वो कुछ भी हो, इंसान ही क्यों न हो, वो उसके लिए अस्तित्व नहीं रखता। वो बच्चे जिसे देखेंगे उनके लिए, तो जो वस्तु अस्थायित्व की बात है, वो जिसे देखते हैं वो उनके अंग के रूप में, जीवन के अंग के रूप में समाहित हो जाता है। इस अवस्था में और एक बात है कि बच्चे अपनी भूख को रो रो कर व्यक्त करते। इस अवस्था में उनकी भाषा विकसित नहीं होती, संप्रेषण विकसित नहीं होता, तो वो अपनी भावनाओं को रोकर, अलग आवाज निकालकर, इशारे में भी कभी कभार अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं। अब उसे भूख लगी है तो वो रोता है, ताकि इससे लोग समझ जाएं कि उसे भूख लगी है। और जो जिन वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जिन वस्तु को अपनी आंखों से देखता है वही उनके लिए उनकी दुनिया है, उनके बाहर उनके लिए कुछ भी नहीं। जो दूसरी अवस्था है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे जी ने इसे कहा है कि ये लगभग 2 वर्ष से लगभग 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, दूसरों के संपर्क में, खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अनुकरण के माध्यम से सीखना प्रारंभ करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस अवस्था में पहले बच्चे क्या थे, संवेदी पेशी में बच्चे अपने परिवार, अपने घर, इतने तक ही सीमित थे। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोस तक जा रहे हैं, दूसरों के संपर्क में आ रहे हैं, खिलौनों से अनुकरण कर रहे हैं। आप कभी किसी बच्चे को, हमारे समय में एक सैनिक वाला आता था ना, कि वो
चाबी दे दो तो घिस घिस के अपने कोहनी के बल चलता था। तो बच्चे उसे देख के वो खुद भी कोहनी के बल चलना शुरू कर देते, वो अनुकरण करते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति अगर कुछ करता है तो वो भी उसे अनुकरण करता है। इस अवस्था में बालक और क्या सीखता है? वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाता है, इसकी दक्षता आ जाती है उसमें। उसे हल्के भारी का ज्ञान होता है। कौन कितना भारी और कितना हल्का ये नहीं पता, लेकिन वो ये बता सकता है कि कौन सा भारी और कौन सा हल्का है। अक्षर लिखना भी सीखना शुरू करता है इसी अवस्था में बच्चा। तो आपसे अगर सवाल आए बच्चा किस अवस्था में अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है, शुरू करता है, तो आप बोल सकते हैं ये कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना भी शुरू करता है, यानी वो अपने परिवार से बाहर निकल रहा है, केवल परिवार तक सीमित नहीं, उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो रही है। इसी अवस्था में बच्चे शब्द भी सीखते हैं, प्रत्यय भी सीखते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इस अवस्था के बीच कि प्रतीकात्मक खेल हम आप भी खेले होंगे। जिसे टीचर बनना अच्छा लगता होगा, शिक्षक बनना अच्छा लगता होगा। बचपन में भले छोटा हो लेकिन बड़ों को पढ़ा देता होगा कि आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ। वो कॉपी पेन लेके भले खुद लिखना नहीं आता हो, खुद पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन वो सामने वाले को पढ़ाना चाहता है। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर को देखा वो कैसे लिखता है, कैसे लोगों का ट्रीटमेंट करता है, कैसे इलाज कर रहा है, तो वो क्या करता है वैसे ही अपने घर पर आके प्रतीकात्मक रूप में खुद को डॉक्टर मान लेता है और लोगों का इलाज करने लगता है। वो नकली इंजेक्शन लेके, आइए मैं आपको इंजेक्शन दे दूं, आप बीमार हैं, आप ठीक हो जाएंगे, आइए मैं आपको गोली दे दूं, आपका बुखार उतर जाएगा। तो इस तरह के प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, उससे वो खुद को उस प्रतीक के रूप में देखने लगता है। लेकिन इसमें और एक बात है कि बच्चे अनुपात नहीं समझ पाते, कौन कितना ज़्यादा कितना कम, ये मैं पहले भी आपको बोला हूँ। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। जो चीज़ें हैं ना, पूर्व संवेदी पेशियों में क्या होता है, बच्चे चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में वो पहचानने लगते हैं कि चीज़ें है क्या, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा, ये पेड़ कहलाता है, ये पौधा कहलाता है। ऐसे करके ये चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, फूल है, ये फल है। धीरे धीरे उनका बौद्धिक विकास होता है। इस दौरान उनमें भाषा का विकास प्रारंभ, वो भाषा सीखते हैं। इस अवस्था में हम कह सकते हैं ना, बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो वाक्य हमें क्या क्या मिला, बच्चे खेल, इस काल को बच्चों का खिलौनों का आयु कहते हैं। बच्चे क्रम से वस्तुओं को रखना सीखते हैं, भारी हल्के का ज्ञान भी होता है, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, भाषा का विकास होता है। जो तीसरी अवस्था है जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे जी के अनुसार लगभग 7 से 11 वर्ष की अवस्था है यह। इस बीच यह अवस्था और इसकी घटनाएं घटित होती हैं। इस अवस्था में बालक क्या करता है, वस्तुओं को पहचानता है तथा उसमें विभेद भी करता है कि जैसे पहले बच्चा क्या, ये पेड़ है, ये तालाब है, ये घर है, लेकिन अब वो क्या, ये बड़ा घर है, ये छोटा घर है, ये आम का पेड़ है, ये फूल का पेड़ है। पेड़ के बीच भी वो विभेद करने लगता है, अलग अलग समझने लगता है। इसमें क्या होता है, उसमें वर्गीकरण की क्षमता भी आती है, चीज़ों को अलग अलग करके कैसे वर्गीकृत कर सकता है वो। और इस अवस्था को, इन्हीं सब चीज़ों के लिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था, क्योंकि उसमें मूर्त चिंतन की जो दक्षता है वो आ जाती है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, यानी कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम, जैसे कितने गुना, 10 रुपए का 20 रुपए कितने गुना है, तो ये जो अनुपात है ना वो समझने लगता है। आकार भार, किसका कितना भार है, किस क्रम में रखना है, ये सीखता है बच्चा वो तो। और इसमें जो और एक नई बात है, इसमें अवरोही क्रम को समझना शुरू कर देता है। जैसे कि वो जो हम आरोही क्रम जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, 10 9 8 7 6 5, ये जो क्रम है आगे से पीछे और पीछे से आगे, ये बच्चे में ये दक्षता भी इस अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा दिन, तारीख, महीने, ये सब समझने के योग्य हो जाता है। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध, पहले की तुलना में अधिक
क्रमबद्ध और अधिक तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इसकी जो अगली बात है इस अवस्था की वो है कि भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता भी बच्चे में विकसित होती है। अब तक तो हम यही जान रहे थे, पिछले अवस्था में हमने क्या पढ़ा था, भाषा सीखना प्रारंभ करता है, लेकिन अब वो भाषा सीखने के साथ उसका संप्रेषण की भी योग्यता उसमें विकसित होने लगती है। अगला जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं पियाजे जी की ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। आप कहीं कहीं पे आपको ये 11 से लगभग 15 वर्ष की अवस्था भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने और ज़्यादातर जगहों पे ये मिलता है कि 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं किशोर हो जाते हैं और मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन यानी कल्पना शक्ति इनमें विकसित होती है। जैसे कि अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसका परिणाम हमें पता है और अगली बार जब हम वो कार्य करेंगे तो उसका परिणाम वैसा ही होगा, ये मूर्त चिंतन में आता है। लेकिन जो कार्य हम कभी किए नहीं और उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसके बारे में हम सोचना, वो अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें नहीं है पाता, जो मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना जिन्हें हम नहीं देखे, नहीं जानते या हुआ भी नहीं हो, वैसी चीज़ों के बारे में सोचना, अमूर्त चिंतन, जिसका कोई मूर्त रूप विद्यमान नहीं है। अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है वो बच्चे में शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है बच्चे में जो, और एक बात जो है वो, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। तर्क ज़्यादा देने लगते हैं वो अमूर्त चिंतन के कारण। और इस अवस्था में कहते हैं पियाजे जी की बच्चे का या किशोर का जो मानसिक योग्यता होती है ना उसका पूर्ण विकास होता है और बालक इन्हीं सब चीज़ों के कारण अच्छी तरह से सोचने लगता है, समस्याओं का हल अच्छी तरह से करने लगता है, उनमें निर्णय लेने की दक्षता आ जाती है। जब बच्चे का बौद्धिक विकास सही तरह से हो जाता है, मूर्त चिंतन भी करने लगता है, अमूर्त चिंतन भी, तो ये जो चिंतन दक्षता है उसमें एक सही निर्णय लेने की योग्यता को विकसित करता है। वो सही निर्णय लेता है, सही तरह से चीज़ों को स्मरण में रखता है, मनन करता है चीज़ों का, और जब ये सब करेगा तो वो समस्या का समाधान भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो मैं आप सभी का यहीं पे धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला वीडियो है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और एक बात कि अब तक तो हमने इस सिद्धांत को और सिद्धांत की बातों को समझा है, लेकिन आगे चल के इससे जुड़े जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, उन पे मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो उन शब्दावली के ऊपर और उनका जो अर्थ है, शब्दावली के ऊपर और उनका जो अर्थ है, मैं उस पर आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लाइक करें और आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।